गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं आपके सामाजिक अध्ययन के भाग इतिहास में जिसे हम भारत और समकालीन विश्व दो भी कहते हैं, उसका खंड एक, जिसमें जो है पहला अध्याय जो है पहला चैप्टर वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इसमें ये देखना है कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब और किन परिस्थितियों में हुआ। तो सबसे पहले तो ये आप बेसिक चीज़ों को जान लीजिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और राष्ट्रवाद जो है वो पूरे यूरोपीय महाद्वीप में हुआ था या यूरोप के कुछ देशों में हुआ था। इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ वो वास्तव में पूरे यूरोप की बात नहीं हो रही है, पूरे महाद्वीप में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जो पश्चिमी और मध्य यूरोप के कुछ देश थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रांतियाँ हुई, यहाँ पर यहाँ की आम जनता ने निरंकुशवाद का जो है दमन किया, उसके खिलाफ विद्रोह किया, और तब जाकर के यहाँ पर लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना करी, उनका अपना संविधान जो है जन्म लिया। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो यूरोप में ये क्रांतियाँ हुई वो उनके पीछे उद्देश्य लोगों के मन में क्या था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो इसमें मैंने लिखा है कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति है जिसको सभी लोग जो है उसी संस्कृति, उसी परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं, उनका अपना एक सामाजिक परिवेश है, वेशभूषा है, जिनके कारणों से इनके बीच में एक रूपता झलकती है। ये सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और जो है इनकी भाषा भी एक जैसी होती है। तो इस कारण से इनके बीच में एक एकता की भावना जन्म ले लेती है। ठीक है, तो इसी को ही हम राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इसके लिए सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है फ्रेडरिक सारियू का। अब ये फ्रेडरिक सारियू कौन थे? इन्होंने 1848 में, ये एक फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, पेंटर थे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला की रचना करी। ठीक है, और इस चित्र में सारियू ने एक संसार का चित्रण किया। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे सारियू का कल्पनादर्श, यूटोपिया जिसको बोलते हैं। तो इनके कल्पनादर्श में इन्होंने एक ऐसे संसार का चित्रण किया जहाँ पर जो जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब एक ऐसा संसार जहाँ जितने भी देश हों उन सभी देशों में जनतंत्र हो या गणतंत्र हो। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप एवं अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है सभी वर्ग और लिंग के लोग, यानी कि वहाँ पर जो है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि वो निम्न वर्ग का होगा कि उच्च वर्ग का होगा। उस श्रृंखला में आपको सभी वर्ग के लोग दिखाई देंगे और स्त्री पुरुष सभी लोग दिखाई देंगे। अभी आपको यहाँ एक चित्र दिखाई देगा जो फ्रेडरिक सारियू के द्वारा बनाया गया था। उस चित्र में आप देखेंगे कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है, स्वतंत्रता की देवी हैं जिनकी लोग वंदना कर रहे हैं लाइन में लग करके, और उस लाइन में, उस कतार में स्त्री पुरुष अलग अलग देशों के लोग अपने देश के झंडे को थामे हुए। आप उन झंडों के जो है झंडों को देख करके उनके देश का भी पता लगा सकते हो कि वो किस राष्ट्र के हैं, और साथ ही साथ में आप उनकी पोशाकों को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, और साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि उसी प्रतिमा के नीचे, प्रतिमा के सामने ही निरंकुश संस्थानों के कुछ ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि जितने भी निरंकुशवादी शासक रहे हैं उन सभी का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है, वो सभी ध्वस्त हो चुके हैं और अब जनतंत्र या गणतंत्र ने अपना स्वरूप ले लिया है और पूरे सभी संसार में, संसार के समस्त देशों में गणतंत्र स्थापित हो गया है। इसी के आगे क्रम में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है निरंकुशवाद की। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि निरंकुशवाद होता क्या है। तो आइए देखते हैं निरंकुशवाद क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसा राजा जो ऐसी शासन प्रणाली लेकर के चल रहा है जिस पर किसी भी आम आदमी का कोई भी नियंत्रण नहीं है।
अब जैसे आपने अभी आप आगे इसमें फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ेंगे, और आपने अगर आगे पढ़ा हो तो आपको शायद जो है लुई सुलहमा के बारे में आपने पढ़ा होगा। और अगर आप उनके बारे में ना जानते हो तो भी आप भारत में जो स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन हुए तो आपने जो है, जो जिन्हें हम कहते हैं गोरों की सरकारें, या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात अगर करें तो उनके भी रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड थे। और उसमें किसानों के हितों का को ध्यान में नहीं रखा जाता था, सैनिकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। तो इस कारण से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। आप 1857 की क्रांति आपने पढ़ रखी है, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से सैनिकों के हितों को ध्यान में न रखते हुए उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, और जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवाया गया उनसे। तो इस कारण से सैनिक विद्रोह भी हुआ। साथ ही साथ किसानों पर जो है अत्यधिक कर जो है लगाया गया, लागू किए गए, जिसके कारण से जो है सैनिकों ने भी विद्रोह किया। यहाँ तक कि जिन राज्यों में, जिन राजाओं के पास उनके खुद मतलब उन्हीं के उत्तराधिकारी नहीं थे, जैसे झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की बात मैं कर रहा हूँ, कि जो है विलय की नीति जब लेकर के आए और इसके माध्यम से उनके राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाना चाहा, तो ये सब क्या चीज़ें थी? ये सब था निरंकुशवाद, जहाँ पर आम लोगों का या कुछ ऐसे विशिष्ट लोग जिनकी बातों का कोई भी महत्व नहीं रहता था, और शासन जो चाहता था, सरकार जो चाहती थी, वो अपने हिसाब से ही काम करती थी। तो इसी को हम निरंकुशवाद कहते हैं। और जो अत्यंत केंद्रीकृत होता है, यानी जो अपने अलावा किसी और की बात नहीं सुनता है, न समझता है, ना ही उसको महत्व देता है। साथ ही वो सैन्य बल पर आधारित होता है, यानी वो जबरन काम करवाएगा सैनिकों के बल पर, वो जबरदस्ती काम करवाएगा, जबरदस्ती जो है कर वसूलेगा, जबरदस्ती लगान वसूलेगा, और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो निरंकुशवाद आपको समझ में आ गया होगा कि निरंकुशवाद क्या है। और आपने इसी जो चित्र में देखा भी होगा कि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, उन्हीं के सामने जो अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं, वो निरंकुशवाद का जो है प्रतीक है, कि निरंकुशवाद किस तरह से ध्वस्त हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि सारियू का कल्पनादर्श, आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है सारियू का कल्पनादर्श, जिसको यूटोपिया कहते हैं। अब कल्पनादर्श का मतलब हो गया है कि हम एक ऐसी कल्पना करें, लेकिन ये यूटोपिया है क्या? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। अब ऐसा क्यों है भाई? जो है सारियू ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करी, एक ऐसे जो है संसार की कल्पना करी थी, राष्ट्र की नहीं संसार की कल्पना करी थी, जहां पर सभी राष्ट्र के लोग एक साथ खड़े हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यहाँ तो सभी राष्ट्रों की अपनी अलग अलग सीमाएं हैं, और अपने राष्ट्र को आदमी भले बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हो, लेकिन कुछ ऐसी आंतरिक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, सांस्कृतिक या धार्मिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कि आज भी लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद, सामाजिक विरोधाभास हो जाता है। तो यूटोपिया और जो है जो सारियों ने एक ऐसे जो है मतलब ऐसे संसार की कल्पना कर ली थी, जिसमें इतना ज़्यादा जो है मतलब आदर्शात्मक चीज़ों को व्यक्त किया गया था, जिसका वास्तव में वास्तविकता से कोई मतलब संबंध हो पाना या ना हो पाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। इसीलिए इसको कल्पनादर्श या यूटोपिया भी कहा गया है। अब आगे की सीरीज़ जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जो है देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे आया। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, और वहाँ का जो है शासक कौन था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।